हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल को पढ़ चुके हैं और अब हम आ पहुंचे हैं आधुनिक काल तक, जिसमें हम प्रकरण 1 के अंतर्गत गद्य साहित्य का विकास पढ़ रहे हैं। तो आइए उसी के आगे हम देखते हैं। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। इस राजनीतिक घटना जो हुई, अंग्रेजी राज्य पूरे देश में स्थापित हो गया, इसके साथ ही साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी की शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। संवत 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया। 1845 संवत में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जो थे, उनके पास अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित करने का प्रस्ताव भेजा गया। पर उस समय उस पर कुछ न हुआ। पीछे राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। उस समय तो कुछ न हो सका, पर बाद में राजा राम मोहन राय आदि कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के प्रयास से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़कर निकलने और सरकारी नौकरियां पाने लगे। देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, ये विचार उस समय तक लोगों को न था। अंग्रेजी भाषा पढ़कर ही लोग शिक्षित हो रहे थे और नौकरी पा रहे थे। अपनी देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, इस बात का विचार किसी को न था। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसा को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। अंग्रेजी शिक्षा का जोर चला तो सभी अंग्रेजी शिक्षा ही ग्रहण करना चाहते थे। इन पुरानी संस्थाओं से वो उदासीन हो चुके थे। इनको जो सहायता मिलती थी, धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। मदरसा और संस्कृत की पाठशालाओं को जो सहायता मिलती थी, वह भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि संवत 1892 अर्थात मार्च सन 1835 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। जब ये पाठशाला, मदरसा आदि बंद होने लगे तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, परंतु मैकाले का जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव उसने रखा था, उसका इतना जोरों से उसने अंग्रेजी शिक्षा के का समर्थन कर दिया था, शिक्षा विधि का, कि पूर्वी साहित्य उसके आगे उपेक्षित हो गया। उसने इतनी उपेक्षा कर दी पूर्वी साहित्य की और अंग्रेजी को इतना बड़ा बना दिया कि अंत में संवत 1892 में अर्थात ईस्वी सन में देखें तो 7 मार्च सन 1835 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी स्कूल खुलने लगे। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो गई, फिर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय में अदालती कार्रवाइयां और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। मुगलों के समय में जितनी अदालती कार्रवाइयां थी और दफ्तर के जितने भी काम थे, वो सब फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी, उसे दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई। जब फारसी भाषा में आम जो उस भाषा से अपरिचित जनता थी, उसको कठिनाई होती थी, तो उसके लिए ये आज्ञा निकाली गई।
किसी को एक बात का उजूर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लिखा हुक्म सबसे वाकिफ नहीं है। हरी एक जिले के कलीकटर साहब को लाजिम है कि इस आइन के पावने पर एक केता इस्तिहारनामा नीचे के सरह से फारसी व नागरी भाखा वो अक्षर में लिखाए के कचहरी में लटका वही। अदालतों के जज साहब लोग के कचहरी में भी तमामी आदमी के बुझने के वास्ते लटका वही। अंग्रेजी सन 1083 साल 31 आइन 20 दफा। फारसी की अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयां होती थी उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1893 सन 1836 में इश्तहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो इश्तहारनामा हिंदी में निकलता था उसकी नकल नीचे दी जाती है। जो संयुक्त प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में जो निकला था इश्तहारनामा उसकी यहाँ नकल दी गई है। इश्तहारनामा बोर्ड सदर पच्छा के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान दिया कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों का बहुत हर्ष पड़ता है और बहुत कलप होता है। जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी, सबको चैन आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि 1244 की कुंवर बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर व बोर्ड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिंदी की बोली में और फारसी के नागरी अक्षरन में लिखे दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षरन में लिखा हो तौने अक्षरन में और बोली में उस पर हुक्म लिखा जाएगा। मिति 29 जुलाई सन 1836 ईस्वी। इस इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं पर बोली हिंदी ही हो। खेत की बात है उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 सन 1837 ईस्वी में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राजदरबारों के आश्रय में चलती थी पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नव शिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी वह धर्माभाव से तुलसीकृत रामायण की चौपाइयां और सूरदास जी के भजन आदि की उर्दू ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से भी बनाए हुए थे। तुलसीकृत रामायण की चौपाइयां और सूरदास जी के भजन आदि जो थे उर्दू ग्रस्त लोग जो थे उनसे भी भाषा का कुछ लगाव बनाए हुए थे अर्थात संस्कृत मिश्रित हिंदी। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नव शिक्षित लोगों का मन अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रृंगार रस की भाषा कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर बना हुआ था। जो श्रृंगार रस की भाषा कविता थी उसका भी अनुशीलन गाने बजाने आदि के शौक रखने वालों के पास इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। हिंदी की ये हालत उस समय थी। संवत 1902 में यद्यपि राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। इधर उधर दूसरी भाषाओं के समाचार पत्र जब उन्होंने निकलते देखे और हिंदी का समाचार पत्र कोई नहीं था तो उन्होंने काशी से बनारस अखबार निकलवाया।
पर अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नव शिक्षितों में मिल सकते थे, जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो रही थी। पर अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नव शिक्षितों में मिल सकते थे, जिनकी भाषा तो धीरे धीरे उर्दू हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई। यद्यपि अक्षर देवनागरी ही के थे यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, उन्होंने जो अखबार निकलवाया था बनारस अखबार, उसकी भाषा का नमूना यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है, उसका हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका है। देखकर लोग उस पाठशाला के किते के मकानों की खूबियां अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजवीज़ करते हैं कि जमा से ज़्यादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के है। सो यह सब दानाई साहब मामदूह की है। इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही दूसरा पत्र सुधाकर बाबू, तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1907 में निकला। तो दूसरा पत्र कौन सा निकला? सुधाकर, जो कि बाबू तारा मोहन मित्र और अन्य कई सज्जनों के प्रयास से निकला 1907 संवत में। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ। जो काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, उनका नामकरण इसी सुधाकर पत्र के नाम पर हुआ। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने पत्र दिया था, ठीक उसी समय के भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची थी। सुधाकर पत्र जब उनके चाचा के हाथ में पहुंचा, तभी उनको सुधाकर के उत्पन्न होने की खबर मिली। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई तथा ठीक हिंदी थी। इसकी भाषा कुछ पहले के पत्र से सुधरी हुई और ठीक थी। पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग अर्थात 1909 में आगरे में किसी मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। आगरे में मुंशी सदा सुखलाल कोई थे, किसी मुंशी सदा सुखलाल इन्होंने लिखा है, तो उनके संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखिए, बुद्धि प्रकाश था, उसकी भाषा का नमूना यहाँ पर दिया हुआ है। इस पश्चिमी देश में बहुतों को प्रकट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और ये तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने में काम करें और उसे यत्न से रक्षा में रखें, वरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और हरि बोल कहकर उसका जीव लेते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के विषय। स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीत, ये सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए हैं। केवल विद्या की न्यूनता है। जो ये भी हो तो स्त्रियां अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है, वैसा दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को भूल चूक से बचावें और सरल सरल विद्या उन्हें सिखाएं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाए जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगीं, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। अब अंग्रेज सरकार का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। अब अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और स्कूल विद्यालय तो खुलवा दिए। अब उसका ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया।
जब सरकार ने ये विचार किया कि हिंदी पढ़ना सबके लिए अनिवार्य किया जाए, तब जो प्रभावशाली मुसलमान थे उनकी ओर से विरोध होने लगा। यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उसने संवत 1905 सन 1848 में यह सूचना निकाली। ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना, जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी, जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1911 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए। तब यहाँ तक कोशिश की गई कि जो स्कूल खुल रहे थे उनमें हिंदी की शिक्षा जारी ही न हो पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते रहे। सबसे बड़े विरोधी थे हिंदी भाषा के सर सैयद अहमद साहब। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग के कृपापात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद। इसी प्रांत में हिंदुओं के जो राजा थे शिव प्रसाद, वो उसी प्रकार अंग्रेजों के कृपा पात्र थे जिस प्रकार सर सैयद अहमद। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे। इसमें हिंदी का झगड़ा 20 वर्ष तक भारतेंदु के समय तक चलता रहा। तो इस प्रकार ये हिंदी और उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक चलता रहा। गारसा ततासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। गारसा ततासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। कहाँ पर? पेरिस में। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था। इन्होंने 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के और कुछ हिंदी के कवि भी थे। संवत 1909 अर्थात 5 दिसंबर सन 1852 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी। उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश अब संयुक्त प्रांत की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी। बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी, जो हिंदी नवीस कहलाता था, और एक फारसी सेक्रेटरी, जिसको फारसी नवीस कहते थे, रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाएं। इस प्रकार अंजी सरकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के लिए प्रायः सरकारी कानूनों का नागरी अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती है। तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा, तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। जब अदालती भाषा उर्दू हो गई थी, उसके बाद भी कुछ दिन कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे, परंतु उर्दू के पक्षपातियों की ओर से अधिक विरोध होने पर ये अनुवाद छपने बंद हो गए। जैसा कि अभी कहे आए हैं, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा रहा। गारसा ततासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और जो सर सैयद अहमद थे उर्दू के पक्षपाती, तो ये हिंदी और उर्दू का झगड़ा बहुत समय तक चलता रहा, जिसमें गारसा ततासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योगदान दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। ये अरबी फारसी के अभ्यासी थे और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जो भी यूरोपी थे और उनका भी मजहबी संस्कार उन्हीं यूरोपियों की भांति प्रबल था। जहाँ जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा, तब सर सैयद अहमद, जो अंग्रेजों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध में और बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। इन्होंने हिंदी उर्दू का जब सवाल उठा, तो सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों से ये मेल जोल रखते थे, तो वो
विद्या तो इनके पास थी ही, इन्होंने मजहबी नुस्खा भी उसमें अपनाया। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है, दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। ये बात भी उठाई गई ताकि अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज उर्दू के पक्ष में आ जाएं। जिस गारसा दतासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो ये गारसा दतासी का मत है और ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है कथन के रूप में कि ये किसका कथन है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये गारसा दतासी का कथन है। उन्होंने कहा था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। वही गारसा दतासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है, और यहाँ पे कहा था कि बोली कहना उचित नहीं है। फिर इनके प्रभाव में आकर क्या बोले हैं कि इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। ये भी कथन गारसा दतासी का है। ये कथन जितने भी हैं पूछे जा सकते हैं कि हिंदी के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा, आपने अर्थात गारसा दतासी ने, हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके अनुषंगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसीलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मजहब से प्रेरित होकर ये बात कही। संवत 1927 के अपने व्याख्यान में गारसा दतासी ने साफ खोलकर कहा, ये सभी जो कथन हैं गारसा दतासी के हैं। मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते। ये भी इनका मजहब से प्रेरित व्याख्यान है। तो ये सभी जो हैं गारसा दतासी द्वारा कहे हुए कथन हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, ये दिखाने के लिए इतना बहुत है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने ये दिखाने के लिए ये इतने कथन उद्धृत किए हैं कि उर्दू का समर्थन और हिंदी को नीचा दिखाना किस किस प्रकार से होता रहा और कैसे कैसे भावों को उसमें जोड़ा गया और कैसे कैसे विचारों को प्रेरणा दी गई। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। अदालत की भाषा में भले स्थान ना मिला हो, लेकिन शिक्षा विधान में हिंदी को स्थान देना ही पड़ा। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। काव्य साहित्य तो बहुत अधिक मात्रा में हिंदी का था ही, अतः जिस रूप में वह था उसी में उसको स्वीकार करना पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए, और जब ये खींचतान प्रारंभ हुई तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रकरण 1 के सामान्य परिचय के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का विकास जो था वो समाप्त होता है। इससे आगे हम प्रकरण 2 को पढ़ेंगे, जिसमें आता है गद्य साहित्य का आविर्भाव। तो आज यहीं तक
इससे आगे गद्य साहित्य का आविर्भाव हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हिंदी साहित्य को समझने में आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के ये वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।